बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, 14 अगस्त के बाद से कुछ वाक़यात तवातुर के साथ हुए हैं। उनमें कर्नल रिटायर्ड शुजा खान ज़ादा साहब की शहादत के बाद आज कराची में जो अटैक हुआ है रशीद गोडेल साहब पर, एक ऐसे वक्त में कि जब मौलाना फजल रहमान 90 पर तशरीफ फरमा थे और वहां पर MKM को राजी करने के हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था कि यह वाक़या पेश आ गया। सवाल यह है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में दूसरे सियासतदान पर होने वाला अटैक, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस इस मौके पर 14 अगस्त के बाद क्या दरपेश हैं। आज ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई है। आज ही की और एक अहम खबर यह है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है और आज 2 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तानी हदूद में घुस आए, लेकिन चनाब रेंजर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद वो बचकर निकलने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की सूरत हाल है जहां पर ब्रह्मदाग बुगटी के करीबी साथी हथियार डाल रहे हैं, कौमी धारे में आ रहे हैं। तो बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी मसरूफ अमल है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिशों में बिल्कुल उसी तरह से हिस्सा ले रही है जिस तरह से दीगर पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सवाल यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये हालात किस रुख पर जा सकते हैं, सियासतदानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमाए कर्नल रिटायर्ड फारूक साहब तशरीफ फरमाए। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहता हूं। उनके बराबर में सीनियर सहाफी सईद आसिफ साहब तशरीफ फरमाए। सईद आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और बराबर में तशरीफ फरमाए जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कहता हूं। गुफ्तगू का आगाज सईद आसिफ साहब से करना चाहूंगा। सईद आसिफ साहब, शोबा सहाफत से जो कि आप ताल्लुक रखते हैं, बाकी हमारे 2 मेहमान पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि सियासतदानों को 3 दिन में ये दूसरे सियासतदान है जिन्हें टारगेट किया गया है? पहले तो आपकी राय में जानना चाहूंगा कि इसके पीछे आपको क्या मुहर्रिकात नजर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, वो तो सबके सामने है। उसमें ज़ाहिर एक चैलेंज दरपेश हैं, हुक्मरानों को भी चैलेंज दरपेश हैं। अस्करी जो हल्के हैं उनको बतौर ख़ास चैलेंज दरपेश है कि उन्होंने चैलेंज कबूल किया हुआ है दहशतगर्दी के ख़ात्मे का। उसके लिए रोज़ाना तकरीबन एक नए अज़म का इजहार भी होता है, कामयाबियों के दावे भी किए जाते हैं और कामयाबियाँ सच्ची बात है समेटी भी जाती हैं दावों के साथ साथ। जिस तरह ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब में अभी कल ही जो बड़ा ऑपरेशन हुआ था ये शुमाली वज़ीरिस्तान में और खैबर एजेंसी में, तो उसमें कोई 65 के करीब बल्कि 75 के करीब जो दहशतगर्द वो मारे गए थे, उनके ठिकाने भी तबाह हुए। तो इसमें ज़ाहिर कामयाबियाँ जो हैं उनका तनासब रेशो काफ़ी हौसला अफजा है। इसके बावजूद अगर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अब तक नज़र आ रही है, जो तशवीश की बात है इस वक्त, तशवीश वो सिर्फ ये है कि पिछले 2 साल से ऑपरेशन कराची में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। लगभग 1 साल से ज़्यादा अरसा वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है वो जारी है। इसके बावजूद जो थ्रेट्स हैं आम शहरियों की ज़िंदगियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान एहलकार जो है वो तो टारगेट पे होते हैं। उसके बाद अब जिस तरह सियासतदान टारगेट पे नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से एक तशवीश की लहर दौड़ना कौम के दिलों में ये फितरी अमर है कि कहीं कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है, कहीं कोई डिसिप्लिन की कमी तो नहीं है, कहीं जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी सफ़ों में कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिसकी वजह से कोई गिरफ्त ढीली पड़ रही है, कोई टाइट नहीं हो पा रहा। दहशतगर्दों पर जो गिरफ्त के हवाले से जो इक़दामात उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा पा रहे, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को खुल खीलने का मौका मिला है। जनरल साहब से पूछना चाहूंगा, जनरल साहब आप किस तरह से देखते हैं? सईद आसिफ साहब ने तो कहा कि कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो कि अभी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं। आपको वो कुव्वतें कहां कहां दिखाई देती है? वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अब सियासतदानों के दर पे हैं? मेरा ख्याल है जी, एक तो फौज तो अपना काम कर रही है, इसके साथ जरूरी ये है कि इस जंग में पूरी कौम शामिल हो और ख़ास तौर पे जो बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं ना, पुलिस, सिविल सर्विस, वो इसमें पूरी और अदलिया पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो। अगर ये पूरी टीम इकट्ठे चलेगी तो फिर हम दहशतगर्दी पे काबू पा सकेंगे। अब इसमें चैलेंजेस बेशुमार हैं, हमारे इर्द गिर्द दुश्मनों का जाल बुना हुआ है। भारत का रॉ की खबरें आप सुनते रहते हैं, रॉ जो है वो मसरूफ अमल है। अभी जैसे आपने बताया बलूचिस्तान में उनके वजीर दाखिला ने भी ये कहा, बहुत हालात बेहतर हुए।
अगर कंपैरिजन आप करें क्या तो पंजाब के वज़ीर दाखिला को शहीद करने में भी रॉ मुलव्वस हो सकती है? राह मुलव्वस हो सकती। देखें, हम अभी क्लेम नहीं करते, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि जो इनिशियल शवाहिद मिले हैं उसमें ऐसे शवाहिद हैं कि वो जो ब्लास्ट हुआ है, जो वो बारूद था, वो लोकल मेड नहीं था, ठीक। वो बाहर का था। तो शवाहिद थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन ये इंक्वायरी होगी तो इंशाल्लाह पूरी बात सामने आ और जाएगी। आज कराची में जो रशीद गोडेल साहब पर हमला हुआ है, कैसे वक्त में कि जब 9/0 पर मुज़ाकरात होते हैं, उस पर मैं आपकी राय क्या है? उसको मैं आप किस तरह समझता हूँ से कि कराची का जो उधर के हालात हैं वो तो आपके सामने हैं, बहुत इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये एमक्यूएम तो बहुत कीन है वापस आने में भी और मुज़ाकरात करने में भी। सो एमक्यूएम को भी आप रूल आउट कर सकते हैं, आप और फोर्सेस को भी रूल आउट कर सकते हैं। सब लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं कि मुल्क में अमन हो जाए, ये वापस आ जाएं। तो कौन है वो जो चाहता है कि ये काम ना हो और मुल्क में अफरा तफरी फैली रहे? तो मैं ये दावा तो नहीं करना चाहता कि राह इसमें मुलव्वस है, लेकिन मेरा शक जो है वो राह पर है। क्या साहब आपका भी शक है कि रॉ मुलव्वस हो सकती है पंजाब के वज़ीर दाखिला की शहादत हो, या फिर रशीद गोडेल साहब को जिस तरह से अटैक किया गया, पूरी कौम उनके लिए दुआ गो भी है कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और अपील भी की गई है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं इस वाक़े को? देखिए, ये जो टारगेट हाई वैल्यू टारगेट या जो ये पर्सनैलिटीज़ का है, ये एक्सपेक्टेड तो था कि ये करेंगे अब कुछ ना कुछ। मजीद जब से ये हुआ पहले दिन से, यानी जब से ये हमारा ऑपरेशन स्टेप अप हुआ है और उसमें कुछ लोग मारे गए और उसमें ये उम्मीद की जा सकती थी कि रिएक्शन होगा, यहाँ पे बात हुई थी। अब बात ये होती है कि एक तरफ रिएक्शन का इंसान सोच रहा होता है, कोई तीसरी पार्टी हाथ दिखा जाती है। यहाँ पर बड़ी पार्टियां हैं, देयरफॉर हम अपने आप को सोच को फिलहाल महदूद नहीं करेंगे इस बात ठीक। पर। एमक्यूएम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत ने टास्क दिया, वो 9/0 पर तशरीफ लेकर गए, वहां पर वो तशरीफ फरमा थे, मुज़ाकरात हो रहे थे कि ये वाक़या पेश आ गया। तो आपके ख्याल में इस वाक़े के तनाजुर में क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, फायदा किसको हुआ? देखिए, फायदा तो उनको ही हुआ जिन्होंने ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश शुरू कर रखी है। उनको ये फायदा होता है कि एक और सही, एक और इंसिडेंट सही, खुदा उनकी जिंदगी करेगा, इंशाल्लाह ये खतरे से बाहर हैं। लेकिन इसमें दो तीन चीजें आती हैं कि आपस की जो मुझे नजर आता है कि ये क्या हुआ है अभी, क्यों सियासतदानों की बारी आ गई बीच में, वो इसलिए करके कि हर पहले बहुत सारी सियासी पार्टियों पर ये किया जाता था, ख्याल किया जाता था, ओपिनियन थी कि जी बहुत सारी सियासी पार्टियों के तल्लुकात बेहतर हैं, उन्होंने अपने अपने पाले हुए मिलिटेंट्स और अपने अपने तल्लुकात मिलिटेंट से रखे हुए हैं। अब वो वक्त आन पहुंचा था कि उनको वो तल्लुकात अब उनके स्ट्रेन हुए हैं, टूट रहे तल्लुकात, वो अब उनका सहारा नहीं बन सकते। लिहाजा जब इस तरह के वक्त आता है तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अभी रशीद गोडेल साहब का जहां तक ताल्लुक है, इंतहाई एक शरीफ आदमी है और किसी चीज में वो नहीं है। उन पर यह हमला कर दिया गया एन उस वक्त 11 बजे जबकि मौलाना वहां पहुंचे हैं। जी, मुज़ाकरात को डिरेल करने की एक साजिश हो सकती है आपके ख्याल में? इसमें दो चीजें आ सकती हैं। पहली बात तो यह आ सकती है कि क्या रशीद गोडेल साहब जो कि सेनेटर भी थे, वो वहां क्यों नहीं थे मौलाना साहब के मौके पर 9/0 पर? वो वहां 9/0 पे नहीं थे, वो एक मार्केट में थे। एक चीज तो ये सामने आती है कि वो वहां पर नहीं थे। दैट मीन्स क्या उनके कोई अपने डिफरेंसेस थे या उनकी जरूरत नहीं थी वहां पर? ठीक। चलिए, यही सवाल मैं रखना चाहूंगा सईद आसिफ साहब के सामने भी कि इसको ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से टारगेट किया गया, और हैदराबाद रिजवी साहब ने लियाकत नेशनल अस्पताल के बाहर खड़े होकर ये बयान दिया है कि टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक ऐसे वक्त में कि मौलाना साहब के साथ जब गुफ्तगू शरीफ 9/0 पर जारी थी, पहले तो मौलाना साहब राजी नहीं थे, लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर तो उसी वक्त ये मामला हो गया। इसकी टाइमिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगा, और आपको क्या लगता है कि इसमें आपके ख्याल में क्या भारतीय खुफिया एजेंसी के हवाले से जैसा बात करते हैं वो भी मुलविस हो सकती है कि पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ते रहे और पाकिस्तान खुदा न खासा डिस्टेबल हो और हमारी सियासी क़ुव्वतें, सियासी क़यादतें भी इस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहे, मुल्क की सूरत हाल इसी तरह अबतर रहे? देखिए, इसमें चूँकि हमें मुल्क की सलामती को जो थ्रेट्स हैं ना, वो यानी कि हमागीर हैं, कोई एक सम से नहीं, चारों जानब से थ्रेट्स हैं।
बेशुमार कुव्वतें जो हैं बरसरे पैकार हैं इस वक्त पाकिस्तान की, कई पस मंजर हैं, कई हवाले हैं उसके जो इस मुल्क की सलामती के दर पे हैं। तो इसमें मैं इत्तेफाक करता हूँ, कर्नल साहब ने एक बात की कि मौके से फ़ायदा कोई उठा लेता है, ऐसे होता है। मसला कल आप देखिए नरेंद्र मोदी कल जो यूएई में उनका दौरा था, उनके जो मायदा साइन हुआ, एक डिफेंस मायदा भी साइन हुआ, तो उसमें उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया पाकिस्तान के हवाले से, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, फिर उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान तो तालिबान है, अच्छे बुरे के हवाले से भी उन्होंने कहा, फिर ये कहा कि हमने पाकिस्तान को मैसेज देना था, हमने मैसेज दे दिया उस मायदे के जरिए से, और अब यूएई जो है वो हमारी जो मुस्तकिल रुकनियत है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके हवाले से भी हिमायत करेगा। वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। तो इस वक्त हम जो दहशतगर्दी के थ्रेट्स की बात करें, उसमें यानी कि मोदी की इस बात को आप सामने रखें और आज के वाक़े को अगर इसकी कड़ियां हम आपस में मिलाएं, तो ऐसे लगता है कि जैसे फिजा बनाई जाती है। मतलब दाइश के हवाले से बात की मोदी ने, ठीक है, दाइश के थ्रेट्स का एक हवा खड़ा किया जाता है, और उसकी आड़ में अगर किसी और को मौका मिल जाता है फायदा उठाने का, तो मेरे ख्याल है ये एक, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे सियासतदानों को खौफजदा करने के लिए दुश्मन ने ये चाल चली हो कि हमारे सियासतदान जिस तरह से पाक फौज और सियासतदान पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पर हैं, जी बिल्कुल, यही बात है ना, ये थ्रेट्स दी जाए। ये किसको वारा नहीं खाता, यहाँ का इस्तेकाम, यहाँ का अमन सुकून, यहाँ की स्टेबिलिटी, यहाँ सियासतदानों का एक दूसरे के साथ, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारा असली दुश्मन भारत, जिसको वारा नहीं खाता जाहिर है उसी की वारदात, ये पॉसिबल है, उसी की वारदात हो सकती है, वरना कोई और ऐसा कोई पस मंजर नजर नहीं आता। रशीद गुडेल साहब इन्होंने जिक्र किया अंदरूनी रिफ्ट का, इसमें भी थोड़ी सी जाहिर एक क्या सराइयां हो सकती हैं, वो लेकिन आप समझते हैं कि अगर अंदरूनी रिफ्ट्स हों तो मामला इस नहर तक पहुंच जाते हैं कि खुद उस रिफ्ट्स के अंदर आपके अपने ही लोग आ जाएं, उनको टारगेट कर दिया जाए। ये देखिए बात वही है कि मौका से फायदा किसने उठाना है, ये भी हवा क्रिएट किया जा सकता है कि ये मलबा में भी मुत्हिदा पर पड़ जाए, जो इस वक्त फिजा क्रिएट हो रही है। तो इस मौका की ताक में बैठे जो हैं, जिन्होंने हर सूरत में अपना यानी कि फायदा उठाना है पाकिस्तान की सालमियत को कमजोर करने का, तो मैं तो ये समझता हूं इसमें कोई मेरे ख्याल दो राय नहीं होनी चाहिए कि ऐसी वारदातें जो पाकिस्तान में हो रही है, पै दर पै जो हो रही हैं, एक तो इसमें यानी कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी नाकामी साबित करने की भी इसमें साजिश हो सकती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम हो रहे। इसी तरह मुल्क में अगर इक़्तिसादी इस्तेहकाम की कोई फिजा बढ़ रही है, उसको नाकाम करने के लिए भी ये साजिश हो सकती है, और ये साजिश जाहिर है हमारा एक दुश्मन है। जनरल साहब से पूछना चाहूंगा, जनरल साहब आप एग्री करते हैं सईद आसिफ साहब से कि ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, खास तौर पर जो उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिक्र किया। और मैं बताता चलूं आपको कि रेंजर्स ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि 1101 उन्होंने एक हेल्पलाइन दी है कि वहां पर इतला दी जाए और इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। रेंजर्स ने आज ही एक अहम कार्रवाई की है, 2 दहशतगर्दों को मारा है, उनके अपने भी एक अफसर शहीद हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि मलबा कानून नाफिज करने वाले इदारों पर गिराने की भी कोशिश है, उनका मोराल भी कुछ कम करने की साजिश हो सकती है? देखिए यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान पे नेटो की फौजें आ जाएं, हिंदुस्तान को गैरत दिलाई गई कि वो क्यों नहीं इस पे एक्शन लेते, तो इनसे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहां से कहा गया कि वो हमारी मदद को आए, ये सारे बयान का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये मलबा तो किसी पर भी डाल सकते हैं, ये मलबा किसी पर भी डाल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आपने कहा ना कि अपने लोगों को कैसे मार सकते हैं, तो इनकी तो तारीख है कि अपने लोगों को हमेशा मारा इन्होंने। जितने इनके जो लीडर हैं उनको किसी गैर ने तो नहीं मारा, वो तो इन्होंने खुद मारे। अगर इस तौजीह के हवाले से ये सवाल भी रेज होता है कि अगर फायदा ही हासिल करना था तो रशीद गुडेल साहब को मंजर से हटाने का क्या फायदा हो सकता है किसी को? मैं ये कह रहा हूं जी कि आपने कर्नल साहब ने बड़ी एक पते की बात की थी कि ये देखें कि क्या वजह है कि ये उनके बड़े लीडर हैं, ये इस मीटिंग में क्यों मौजूद नहीं थे, ये मार्केट में क्या कर रहे थे? तो हो सकता है कि कोई इंटरनल डिफरेंसेस हो। अभी आप और माजी में ये खबरें भी आती रही कि मुत्तहिदा के बहुत सारे लोग अल्ताफ हुसैन साहब के इख्तिलाफात की वजह से वो जा रहे हैं, हाँ, और बहुत जा चुके हैं, और अल्ताफ साहब ने खुद रो कर कहा कि जी मेरे लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं और मुझे पैसे की कमी हो रही। ये 2 चीजों को उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया। तो वो कौन लोग हैं? गवर्नमेंट ने कहा था कि मुज़ाकरात जब होंगे तो ये वाज़ेह कर दिया जाएगा कि कुर्बानी की खाले जमा नहीं कर सकेंगे एमकेएम वाले।
ये कहा गया हुकूमत की तरफ से, मौलाना साहब ने जब ये कहा गया कि देखें सियासत पे बातचीत हो सकती है, असेंबली में रहने पर इस्तीफों पे बातचीत हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन पे बातचीत नहीं हो सकती। देखें ये ऑपरेशन जारी है और फिर क्या वजह है? देखें इस दफा जो 14 अगस्त मनाया गया, 14 अगस्त मेरा ख्याल आखिरी दिन था, 15 से फिर खून खराबा शुरू हो गया। 14 अगस्त को कहते हैं जी कि कराची में 5 बिलियन रुपए के पाकिस्तान के परचम और पाकिस्तान के बैजेस खरीदे गए। इतना बड़ा कारोबार हुआ और बहुत पुराना था मुल्क में, तो खुदा न खासा इस तरह का वाकया नहीं पेश आया। और जो वहां के नुमाइंदा होने का दावेदार हैं, उनको क्या तकलीफ है कि वो वहां अमन नहीं चाहते? कराची के लोग अब हमें बताते हैं कि वो रात को भी बाहर निकलते हैं, 1 बजे भी बाहर निकलते हैं, वो बड़े सुकून में आ रहे हैं लोग। तो ये सोचने की बात है, जो कराची की नुमाइंदा जमात है उसको क्या तकलीफ हो रही है इस अमन से कि वो इससे तशवीश में मुब्तला है। बड़े अहम सवाल रेज हुए हैं कि रशीद गोडेल साहब पर क्यों हमला किया गया, किसने हमला किया गया, इसके मुहरकात क्या हैं, किसको फायदा हो सकता है, और क्या सवाल ही जन्म ले रहा है कि क्या इसका फायदा खुद उन लोगों को है जो कि माजी में जिन पर गद्दारों की तोहमत लगती रही है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते रहे हैं, और या फिर जो रेंजर्स के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, क्या वो रेंजर्स को मलून करना चाहते हैं, रेंजर्स को प्रेशर में लाना चाहते हैं और अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं? इस पर मजीद भी गुफ्तगू होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वक्त स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की, और अगर बैरूनी चैलेंजेस की बात करें तो भारत हमारा असली दुश्मन। एक बार फिर आज सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई। इससे पहले उन्होंने ड्रोन भेजे थे, एक ड्रोन हमने मार गिराया था, ताहम आज उसके 2 हेलीकॉप्टर्स बचकर निकलने में कामयाब हो गए और 2 हेलीकॉप्टर्स ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की है। भारत के अज़ाइम क्या हैं? कर्नल रिटायर्ड फारूक साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज जो हेलीकॉप्टर आए उनका क्या मैसेज हो सकता है पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की हुकूमत को? पहले तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं कि वो बच के निकल गए। वो इतना करीब, थोड़ी वायलेशन थी बॉर्डर की कि हम एक्शन उतनी जल्दी तक नहीं कर सकते थे, वरना वो बच के नहीं जाते। पहली बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि वो एक अरसे से ही ये अपनी छेड़छाड़ जारी रखे हुए हैं, एक अरसे से कर रहे हैं। मुतवातर को पिछले दिनों में, हफ्ते में कितना बार हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ऑल इंडिया के जितने ये टेलीविजन स्टेशंस हैं, पर्टिकुलरली इंडियन न्यूज़ इंडिया, व्हाटएवर दे कॉल इट, दे आर शोइंग एग्जैक्टली लाइक दैट एज वी आर शोइंग कि इतने बंदे हमारे मारे गए, लोग रोते हुए दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो माहौल बनाते जा रहे हैं इसी तरीके से। और जहाँ तक उनका मकसद है, मकसद उनका साफ वाज़ेह है कि उनको हर जगह पर, हर कदम पर अजीमत का सामना है। ठीक। जो वो चाहते थे यहां पर, अब उसकी रिटर्न में भी आ रहा है सब कुछ। ठीक। कि उनको यहां पर अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा और सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेटर इस इलाके में मुकर्रर किया। ठीक। और अब जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन काउंसिल की जो कमेटी की रिपोर्ट है जॉन कैरी की, उसमें इस महीने में 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं और उसमें इंडिया का नाम तक नहीं है। उनके गेम्स, उनकी वर्किंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ है। बिल्कुल सही। ये उनकी एक जो डिफीट है, और ये किस लिए है कि अमेरिका, इसी यहीं पर हम ये बात कर रहे थे, बिलीव राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि अमेरिका हमारे खिलाफ हमारे दबाव डालेगा, लेकिन उसके बाद हमारे बगैर नहीं चल सकता। लेकिन मसला कश्मीर भी अमेरिका हल नहीं करवाना चाहता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं जो चीज इसमें है, वो अपने अपने हर कोई अपना अपना एक लेता है, एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये बात है कि हिंदुस्तान का, मैं ये बता रहा हूं आपको, दिस इज ऑन रिकॉर्ड नाउ, इंटरनेट पे जाके देखें कि हिंदुस्तान को ये साइड उसकी कमजोर होती चलेगी। दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था मोदी साहब को कि आपने बॉर्डर करके, कन्वीनियंट करके, लूज करके, इजी करके आपने इंटरएक्शन रीजन में बढ़ाना है। वो इंटरएक्शन बढ़ता बढ़ता वो खराब हो गया। तीसरा ये था कि उनको इकोनॉमिकली उन्होंने इस रीजन में लेके चलना था। वो भी क्या हुआ कि ये जो हमारा सीपैक का काम शुरू हुआ है, इसकी वजह से इंडिया आउट हो गया। अब इन तमाम चीजों के वक्त अब क्या होगा? क्या वो खामोश बैठ जाएंगे? हिंदुस्तान, अफगानिस्तान में उनको वहां भी नाकामी है, यहां पर भी नाकामी है, इवन इन देयर ओन एरियाज। ठीक। लिहाजा इस चीजों को, इस वक्त में जबकि पाकिस्तान में मामलात मुश्किलात हैं,
हम ये नहीं तो कहते आप समझते हैं कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो उसको ये टास्क दे दिया गया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो अपने मिशन यहाँ पर जारी रखें, मैं आपको अक्सर किस तरह से कर सकते मैं अपने दोस्तों अपने सारे कौम को बताना चाहता हूँ कि ये मैं इंडियंस के साथ भी जब प्रोग्राम में हमारे में हुआ था तो मैंने कहा जनाब आप मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, रॉ की मार्केटिंग ज्यादा है, इफेक्ट नहीं है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के सामने। रॉ कहां कामयाब हुई है? श्रीलंका में नाकाम, अपने ईस्ट इंडिया में नाकाम, अफगानिस्तान में नाकाम, बलूचिस्तान में नाकाम, हमारे इधर इन तमाम जगहों पर रॉ कामयाब कहां पे हुई है? ये अपना इन्होंने एक मार्केटिंग रखी हुई है जिस तरह ये करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी एफर्ट वो करते रहेंगे, लेकिन ये एफर्ट करते रहेंगे, शरारतें करते रहेंगे, बट लेट मी टेल यू अल्लाह के फजल से हमारी एजेंसी उनसे बहुत सुपीरियर है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और कौम उससे भी ज्यादा 14 अगस्त का एक दिन का आप नजर डालें लोगों के ऊपर, जितनी कौम आपकी जिंदा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। और उसमें जो पाक फौज की कुर्बानी है उनको हम फरामोश नहीं कर सकते। सईद आसिफ साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि रॉ मार्केटिंग करती है या फिर उसके ऑपरेशंस पाकिस्तान में जारी हैं और जो सियासतदानों पर अटैक्स हों या पाकिस्तान के अंदर अब जो मामला हो रहे हैं वो हमारे कौमी इदारों के लिए, फोर्सेस के लिए चैलेंज के तौर पर सामने आना चाहती है? जी बिल्कुल, चैलेंज के तौर पे तो सामने आ चुकी हैं। आप रॉ के नेटवर्क की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने अपने वसत दी रॉ के नेटवर्क को, ये तो यानी कि रिकॉर्ड पर मौजूद है ना ये बातें। शर्म शेख कॉन्फ्रेंस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई मनमोहन से, तो बाकायदा सबूत दिए थे उन्होंने रॉ की जो बलूचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट थी, मुदाखलत थी और जिस तरह वो काम कर रहे थे। अभी भी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी रोज फरमा रहे हैं कि रॉ मुलव्वस है, रॉ मुलव्वस है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान कब ये मामला उठाया? आज की सूरत हाल पर भी मुझे थोड़ी सी एक कंसर्न है। मतलब आज के जो मुज़ाकरात हुए, इसमें जो जिन दो फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात हो, बड़ी वैसे एक क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही कि मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने जो कभी आज तक वहाँ गए नहीं, 90 में पहली दफ़ा गए और इनके इतने इख्तलाफात हैं, तो ये बड़ी एक कामयाबी है कि वो उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे ज़हन में जो एक तजस्सुस है ना, वो इनका लाइक माइंडेड होना इंडिया के हवाले से, इन दोनों का, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी कोई बात ढकी छुपी नहीं है किसी से। उनके जद्दे उमजद तो ये फरमा गए थे कि शुक्र है मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान को भी इंडिया जाते हैं तो प्रोटोकॉल मिलता है, पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। इसी तरह MQM वाले, उनके बारे में भी तो सारी बातें अब सामने आ रही हैं। जिस तरह यानी कि इंडिया की एजेंसी सरपरस्ती करती, फंडिंग होती है, जिस तरह इल्ताफ हुसैन को एक प्रोटोकॉल मिला था जब दिल्ली कॉन्फ्रेंस में वो शरीक हुए थे, तो ये सारे मामला जो है ना एक लाइक माइंडेडनेस पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ इन दोनों पार्टियों फारूक सत्तार साहब का वो बयान भी आपने सुना होगा अगस्त के महीने में, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में उनका बयान था कि मौलाना फजल रहमान उन लोगों के सरपरस्त हैं जिन्होंने APS पर हमला किया था। ये उनका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। यही बात है ना, मैं उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के जो अज़ाइम है वो जिस तरह इस्तेमाल करते हैं यहाँ अपने यानी कि अपने परवरदा लोगों को पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, उसमें इनकी दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। राइट, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है आज के जो मुज़ाकरात हुए, इनको सैबोटाज करने के लिए अगर वो वारदात हुई है दहशतगर्दी की, तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन मुज़ाकरात के दरमियान जो है ना एक नुक्ता जो है, बारीक सा नुक्ता, ये सबको समझने की जरूरत है पाकिस्तानियत के हवाले से कि ये दोनों फरीक अगर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं तो इत्तेफाक राय किस बात पर इनके दरमियान पॉसिबल हो सकता है। तो आप समझते हैं सईद साहब कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जैसे रेंजर्स वहां पर काम करें, उनको घबराना नहीं चाहिए और उनको वो ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है, मे भी हो सकता है जो दर्दमंद पाकिस्तानी है जो इन दोनों के अज़ाइम से आगाह है, किसी के भी यानी कि कौमियत परस्ती जो है वो गालिब आ सकती है, ठीक है ना। उस कौमियत परस्ती में अगर ये इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए ये वारदात अगर किसी ने की होगी तो मेरा ख्याल है जनरल साहब आप किस तरह देखें अब ये जो वाकयात हो रहे हैं 14 अगस्त के बाद से, अब हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंजेस क्या हैं और उन्हें किस तरह से अब बर्दाश्त होना है? आपने एक बात गौर की होगी कि जो नारे लगाए जरदारी साहब ने, जो नारे लगाए अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान फौज के खिलाफ, नेटो की फौजों की बात की, रॉ की बात की, इंडियन फौजों की बात की, इस पे उनको वर्बली कोई जवाब फौज ने नहीं दिया, उसके खिलाफ फौज ने कोई नारा नहीं लगाया। और लेकिन
फौज ने जो अपना काम है वो बदस्तूर जारी रखे। तो चैलेंज तो ये बहुत बड़ा है, हमें दहशतगर्दों से भी पाक करना है और जो पाकिस्तान दुश्मन है उनसे भी इस मुल्क को पाक करना है। तो मेरा ख्याल है कि जो वे फॉरवर्ड कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए है कि वो अपने काम पे तवज्जो मरकूज रखें और इस पे बिल्कुल अपना गार्ड जो है वो लूज ना करें। और मीर जाफर और मीर सादकों को जो बहुत चालाक भी हैं, अयार भी हैं, उनको एक्सपोज करते रहें, उनको एक्सपोज करते रहें और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएं। देखें ये घी जो है सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। और मुझे एक और बात बताएं, हम सियासत की बात कर रहे हैं और रियासत की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इन्होंने बड़ी दूररस बात की जी, तो उनको किसने मुकर्रर किया है इस सालिसी के लिए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हाँ, और आप ये देखें, और वो भी भारत से दोस्ती के बहुत ख्वाहिशमंद है। उनका भी ये है कि मुझे मैंडेट मिला है भारत से दोस्ती का। ठीक, और हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, उनको ये कतन किसी ने मैंडेट नहीं दिया भारत से दोस्ती। अगर वो ये नारा इंतखाबात से पहले लगाते तो शायद इतने वोट भी उनको ना मिलते, वोट भी ना मिलते। तो मैं ये सोचने की बात ये है कि हम किसके साथ हैं? हम रियासत के साथ हैं, सियासत के साथ हैं। हमें सियासत से बालातर होकर जब हम बैरूनी दुश्मनों से खास तौर पे नबर्द आजमा होते हैं तो हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, सियासत से ऊपर उठना चाहिए और रियासत का फिक्र करना चाहिए। आपने आजकल के आप अखबार आप देखें, हर बंदा ये पॉइंट आउट कर रहा है कि फौज की टांग खींचने की कोशिश हो रही है। लोग मुशाहिदुल्लाह साहब के बयान के बारे में अलग ऐलान कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, उसको वो खुद ये बयान नहीं दे सकते। आप समझते हैं कि मुशाहिदुल्लाह साहब इसके पीछे किसी ना किसी की विल तो होगी, किसी ना किसी की जाती ख्वाहिश तो होगी कि फौज को इस वक्त प्रेशर में लेकर आना है, चाहे कुछ भी उसके लिए कीमत अदा करनी पड़े, किसी को भी मंजर-ए-आम से हटाना पड़े, लेकिन उसका मुद्दा जो है फौज पे आना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बालग नजरी नहीं है। देखिए, ये आपकी फौज है, ये आपके लिए काम कर रही है, ये इस वतन के लिए काम कर रही है। तो इस वक्त जितना आपको फौज को सपोर्ट करने की जरूरत है, इससे पहले कभी नहीं। आप समझते हैं कि मुशाहिदुल्लाह के पीछे भी कोई करैक्टर था जिसने कहा कि बयान और बैठ कर ये बयान दे, और जिस साहब को मुशाहिदुल्लाह पहला आदमी थोड़ी था। मुशाहिदुल्लाह साहब, आसिफ साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, इमरान खान ने अपने प्रोग्राम, और सबसे बढ़ के वो जो नजम सेठी साहब ने, उन्होंने तो इस नुक्ते को उठाया था। तो ये तो बातें पहले से हो रही थी। तो ये एक कुर्बानी का, अक्सर लोगों ने लिखा है कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और अब देखना यह है कि अगर इनको 2 महीने बाद एक और बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर तो ये साबित हो जाएगा ना कि ये नूरा कुश्ती है और इनको असल में इससे नाराज नहीं है वो। कर्नल साहब, फौज को क्यों टारगेट करने की कोशिश की जा रही है हर तरफ से? अपनी बदकिस्मती सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वही जो हर जगह आवाज देते हैं, और जब भी कौम आवाज देती है और हर जगह मौजूद होते हैं और आपके अपने हैं, उनको ही टारगेट करना, कौन टारगेट करे? वो टारगेट कर रहे हैं जो कि खुद नहीं कर पाते कुछ भी। अपने मुल्क के वज़ीर दिफा ही अपनी फौज को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते हैं। अब बात ये बनती है कि मैंने ये पहले जो कहा ना कि एक बदकिस्मती की बात है कि ये समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि पुराना मुहावरा है कि फौजें तो रहेंगी, अपनी नहीं होगी तो किसी और की होगी। अल्लाह ना करे कि किसी और मैं वैसे बता रहा हूं, कहीं पर भी हो ना तो हर जगह समझना चाहिए कि फौज तो रहेगी, ठीक, अपनी नहीं होगी तो किसी और की होगी। बेहतर होता है कि अपनी ही करे। दैट्स नंबर 1। दूसरी बात यह है कि फौज के लिए जो ये होता है कि जी फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां की बहस बहुत दूर निकल जाएगी। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, ठीक, आप डिलीवर करें, फौज को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने जो आइन का मजाक बनाया हुआ है ये इस्तीफों के ऊपर 50 शरें आपने निकाल डाली हैं। पहले भी गलत था इमरान के वक्त में, अब भी गलत था। आपने आइन का मजाक बना दिया कि जी हमें सियासत में ये होता है। जब पे आपने आइन का, आपने पूरी पार्लियामेंट को आप एक तरफ रख के 15 बंदे बैठ के डिसाइड करके ठप्पा लगवा लेते हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती, पब्लिक पार्टिसिपेशन आपने खत्म कर दी, अपोजिशन आपने नहीं रखी। इस कंप्रोमाइज सोसाइटी में जब यह हालत बन गई है तो आ जाके एक चीज जो बनती है, लेकिन दे आर फॉरगेटिंग वन थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, कि 70,000 जो इंसान जिन्होंने अपना खून पाकिस्तान के लिए दिया इस दौरान, वो सारे के सारे उस क्लास से थे जिससे फौज भी है। और अभी भी कर्नल रिटायर्ड शुजा खानजा साहब की शहादत है, वो भी फौज के अंदर एक, मैं तुझे बता रहा हूं कि हम लोग कॉमनर हैं, कॉमनर की स्ट्रीट में लाशें गई हैं। अब पब्लिक जो है वो आर्मी के खिलाफ नहीं हो सकती। लेट मी टेल यू,
अब ये खून बहने का जब रिश्ता होता है ना, ये बहुत पक्का होता है। अब उनको सोचना चाहिए कि ये नहीं चलेगा, बेहतर ये है कि अपना उसको सीधा करें। अब शुजा खानजादा की भी मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था यहाँ पे। अब इन्वेस्टिगेशन पहले दिन शुरू हो जाती है कि जी फलां ने फलां उधर से राह चला था, फलां चला था, फलां चला था। मैं खुद एक विलेजर हूं, गांव में रहते हैं। गांव में रहने वालों को 40-50 बंदों को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक, पता होता है कौन से गांव से कौन आया, कौन मिलना चाहता है, किस लिए मिलना चाहता है। ये नजरें किधर गई थी। ठीक, मुझे इन चीजों में मैं ये हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, कि पहले ये फाइंड आउट करें कि उसके अपने गिर्द किधर था, कि हल्का कितना था जो कि सिक्योर नहीं था। आज वो कहा जाता है कि जो उनकी सिक्योरिटी पे इतने बंदे नहीं थे, या गुडेल के साथ एक गार्ड होता था और मार जाता है, ये कुछ था ना। ये बात नहीं होती। असल बात यह है कि कंसेप्ट सिक्योरिटी का आप लूज कर रहे हैं। कलदम तंजीमों के हवाले से भी नहीं, नाम लिया जा कंसेप्ट रहा नहीं है। है। आप यहां पर बैठे, हम इस स्टूडियो में, हमारा ये है कि जी ये 4 दीवारी जो है ना, इसकी सिक्योरिटी मैंने की है, कैमरा कर लिया, ये वो करके। हालांकि अब सिक्योरिटी अगर मुझे देखनी है तो यहां से 5 मील दूर से मुझे शुरू करनी है, कि कहां से सिक्योरिटी शुरू होती है। फिर मेरे ये इलाका जो रास्ते में आता है, यहां पर मुझे इंटरनेट करना है। इसके लिए मैं 5 साल से ये लिख रहा हूं और आपके फोरम के कई बार कहा है कि ऑर्गेनाइज योर स्ट्रीट्स। ठीक है, अपनी सोसाइटी को जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ढाल नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। सोसाइटी किस तरह से मुनज़्ज़म होगी? आर्मी चीफ तो काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की भी कोशिशें की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि वो सियासी लीडरशिप से ज़्यादा पॉपुलर हो गए, हालांकि वो मुल्क व कौम के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश है उन्हें। देखिए जी, कौम को तो तशवीश है, कौम की तंजीम की आप बात करें, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो थ्रेट्स हैं इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, खास तौर पे अब जो पैर दर पैर वारदातें हो रही हैं, इस पर कौम को यकीनन तशवीश है सिक्योरिटी के हवाले से, कि सिक्योरिटी में कहीं कोई खामी तो नहीं है ऐसी जिसकी वजह से दहशतगर्दों को मौका मिल रहा है। और ये वाकई कर्नल साहब ने जो बात की एक गाँव के माहौल की, कि वहाँ हर एक को हर एक का इल्म होता है, तो वहाँ डेफिनेट अगर कुछ लोग आए हैं तो दानिस्ता ना दानिस्ता सिक्योरिटी लैब्स की वजह से उन्होंने फायदा उठाया। इसी तरह कराची का जो मामला, आज की जो दहशतगर्दी अब ऑपरेशन एक चल रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन है, जितना यानी कि टाइट क्लेम किया जाता है वहाँ कामयाबियों के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो उसमें के होते हुए अगर ये वारदात आज हुई है तो ये यकीनन लम्हा फिक्रिया है। हमारे सिक्योरिटी के इदारों को इस बारे में जरूर देखना चाहिए। सिक्योरिटी इदारों के लम्हा फिक्रिया हैं ये दोनों वाकयात जिनमें सियासतदानों को टारगेट किया गया है। फिर लम्हा फिक्रिया ये भी है कि भारत के जंगी अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक ब्रेक पर मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है, ऑपरेशन ज़रबेज़ में कल कामयाबियां हासिल हुई हैं, वहां पर अटैक्स किए गए हैं, दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया है, इस पर मजीद बात होगी। हमारे साथ रहिए। स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बात करें पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस के बाद से जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो गुफ्तगू हमारी हो रही है, ऐसा लगता है कि जो अंदरूनी वाक़यात हैं, जो बैरूनी वाक़यात हैं, सबकी कड़ियाँ मिल रही हैं। चैलेंजेस आप समझते हैं कि राहिल शरीफ साहब के लिए बढ़ रहे हैं? राहिल शरीफ साहब के लिए डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं, लेकिन एक हमारे लिए एज पाकिस्तानीज ये देखने की ज़रूरत है कि राहिल शरीफ साहब क्या गलत कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी खबर आपने सुनी कि राहिल शरीफ साहब सैर के लिए मरी गए हुए हैं और उनके लिए हेलीकॉप्टर खाने लेकर आ रहे हैं? सुना कहीं आपने? मतलब ही इज द रेस्टलेस मैन। वो रूस से आते हैं इतना लंबा सफर करके और वो डायरेक्ट बॉर्डर पे चले जाते हैं। वो इटली से आते हैं, डायरेक्ट ट्रुप्स के पास चले जाते हैं। वो ईद गुजारते हैं तो ट्रुप्स के साथ गुजारते हैं। देखें, अगर ये चीज, मेरा तो ख्याल है कि ये जो सिविल क़यादत है, हमारी सियासी क़यादत है, उसको इससे सीखना चाहिए, बजाय इसके कि इससे जेलसी महसूस की जाए और कहा जाए कि लोग क्यों उनकी तारीफ करते हैं और वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं। ये जेलसी बढ़ती जा रही है बहुत सारे लोगों से। जब हम ऑफ द रिकॉर्ड लेकिन देखिए, ये हमारी एक फैमिली है, ये हमारी एक फैमिली है ना पूरी, तो हमें तो एक दूसरे से सीखना चाहिए। अगर आप डिलीवर करेंगे तो इस मुल्क में कोई शख्स नहीं चाहता कि यहां फौजी हुकूमत आए, लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, आपकी खबरें ऐसी आएंगी कि 8-10 वेटर हैं वो हेलीकॉप्टर से देगचे उतार रहे हैं,
तो क्या इंप्रेशन आम लोगों जी, पर सोशल पड़ेगा? मीडिया आज भरा और फिर पड़ा आप है, जो सब आसिफ लोग करमानी फिर साहब जो मर्जी कर लें, ठीक। आसिफ करमानी साहब ने बड़ी उसकी पुरजोर तरदीद कर दी है कि ये तो खाने साथ क्यों लेकर गए थे? देखो, वाई एम्फेसिस ऑन फूड। देखिए एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, आप इस तरह से पुरताई शुष्काने खा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे हुक्मरानों को थोड़ा बहुत अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि राया मर रही है, भूखी है। ये जरूरी है कि आप जा रहे हो तो आपके साथ देगचे उतर रहे हो, मतलब अगर साथ में आप लेकर के जा रही है तो देखो, इट इज नॉट फेयर। आप अपने आप को एहसास करना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या लोगों को ये तमाम ऐश मुयस्सर? तो हम कम से कम अगर लोग कहते थे कि जी वो ये है कि अगर आप फल खा रहे हैं तो हम साए को छिलके उधर मत फेंकें कि ये ना हो कि वो कहें भाई उनको एहसास कमतरी पैदा हो, तो हम हेलीकॉप्टरों से देगचे उतार रहे हैं, देगे उतार, ये इट इज नॉट फेयर। और मेरा ख्याल है कि हमें राहील शरीफ से सीखने की जरूरत है। वो जिस तरह अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं, अगर सारे लोग, सारे महकमे, सारे अदारे इस तरह अपना फर्ज अदा करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल हमारे मुल्क का कोई मसला ही नहीं। सईद अली साहब, आप भी समझते हैं कि राहील शरीफ साहब से हमारे सियासतदानों को सीखने की जरूरत है? माजी के जर्नल से बहुत मुख्तलिफ जर्नल हैं और बहुत से पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नेमत है बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह से ऑपरेशन अजहर में कामयाबियां हो रही हैं, कराची में हम आ चुका है, लोग वहां पर बहुत खुश थे, लेकिन अब एक ऐसा लगता है कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे वक्त में सियासतदानों को राहील शरीफ साहब से सीखने की जरूरत है। देखिए, कुछ बातें तो जनरल साहब ने बहुत डिटेल से कर दी। मुझे जो एक यानी कि सियासतदानों का जो खौफ है इस वक्त इस फालियत से, ये जो एक्टिविज्म जनरल साहब की आपको नजर आती है, उसमें यकीनी बात है जनरल साहब चाइना जाते हैं, वहाँ मुआहदा करते हैं। इधर अफगान जो सदर हैं अशरफ गनी साहब, वो GHQ में आ जाते हैं, उनके साथ 1-to-1 मामलात तो हो जाते हैं जनरल साहब के। इसी तरह अमेरिका जनरल साहब जाते हैं, वहाँ हाई प्रोफाइल उनका एक इस्तकबाल होता है और डायलॉग्स होते हैं। इसी तरह दूसरे जो यानी कि हमारे जो फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड मामलात हैं, उनमें जनरल साहब, रूस भी जनरल साहब गए वहां पर, लेकिन थोड़ा सा उफा जैसा मुआहदा जनरल साहब ने कोई नहीं किया। उन्होंने दो अल्फाज में कहा कि कश्मीर जो है वो मुतनाज़ मामला है और इसको वहां पर लोगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मैं इसे पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ इसको। ये फालियत यानी कि पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो है ना एक क्लियर कट मैसेज है, जो हमारा दुश्मन जो हमारी सलामती के दरपे है, उसे एक क्लियर कट मैसेज है अस्करी क़यादत की तरफ से कि हमारी ये जो फालियत आपको नजर आ रही, ये आपके अज़ाइम का नाश मारने वाली ये फालियत है। इसलिए आप सोच समझ कर हमारी ISI भी मुतहरिक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी दुश्मन को जवाब दे रही है, फौज जवाब दे रही है। इस वजह ये खौफ है हमारे दुश्मनों को। यही बात है कि जो खौफ नहीं होना चाहिए, हमारी जो सिविल के आते हैं उनको खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे जो बैरूनी दुश्मन है उसको बेस बनाकर अगर आप खौफजदा होकर बैठे और उसके तदारक के लिए कोई ऐसी यानी कि गड़बड़ वाली बातें करें, जिस तरह ये सारा ये मामला हुआ बुशायदुल्लाह साहब का, जो ऐसे मामला, मेरा ख्याल है इन सबसे बालातर होकर हमें मुल्क की सालमियत के हवाले से सोचना चाहिए कि अगर जनरल साहब का जो किरदार है वो मुल्क की सालमियत के हवाले से बेहतर और मुस्बत है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। क्या साहब, आप समझते हैं वेलकम करना चाहिए? सियासतदानों का किरदार एक तरफ, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो जनरल राहील शरीफ साहब जिस तरह से जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हमारी नवाज शरीफ साहब हो, वो एक पेज पर हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं अंदरूनी सफ़ों में भी कि जो ये नहीं चाहते कि पाक फौज जो है वो ज़्यादा उभर कर सामने आए, आर्मी चीफ को ज़्यादा प्रमोशन मिले, आर्मी चीफ ज़्यादा हाईलाइट हो मीडिया के अंदर। आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, जब हर जगह पर आर्मी ही नजर आएगी, चाहे वो मुसीबत की घड़ी हो, कहीं पर दहशतगर्दी हो, बरसात पड़ जाए कहीं ज्यादा, कुछ भी हो, जिस जगह जब आप हर जगह आर्मी नजर आएगी और हर जगह आर्मी चीफ अपने मौजूद होगा, तो लोग तो आर्मी उसी को देखेंगे ना। आजकल देखते हैं, सुनने वाली बात नहीं, आजकल देखने की बात है। ठीक, एक ये हो गया। अब बात ये दूसरी बनती है जो कि मुझे इससे ज्यादा गहरी वो सोच में मुब्तला कर देती है। सही, वो ये है कि एक तो नजरिया जरूरत था जिसको अब रिवाइवल हो गया, जिंदा हो गया। एक मैंने कॉन्सेप्ट हमेशा आपके सामने रखा, नजरिया मजबूर जमहूरियत। नजरिया मजबूर जमहूरियत, मजबूर जमहूरियत। जब नजरिया जरूरत के उन्होंने ऐलान किया कि दफन कर दिया,
तो मैंने कहा इसके साथ नजरिया मजबूर जमहूरियत को भी दफन करो, वरना ये दफन नहीं होगा। और वो नजरिया मजबूर जमहूरियत ये है, कहते हैं कि हमसे तो कोई पूछता नहीं, आर्मी अपने तौर पे कर रही है। अब बाद में वो ये मजबूर जमहूरियत है, जमहूरियत तो मजबूर नहीं है ना मजबूर होना चाहिए, ना ही कोई ना मजबूर कर रहा है, कर सकता है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई नहीं आपको काम करने देता, आप छोड़ दें वो जगह। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप छोड़ दें, लोगों को पता चलेगा कि वो गलत कर रहा था। अगर नहीं तो उससे अपनी टीम समझे और अपना एसेट समझे। अभी एक और जो चली ये सोशल मीडिया पे कि जनाब हम चाहते हैं कि रहील शरीफ को आगे अगर कैनी साहब को 3 साल मिल सकते हैं तो इस मर्द मुजाहिद को क्यों नहीं मिल सकते। मैंने आगे लिखा कि खुदा के लिए इस मर्द मुजाहिद जैसा काम कर रहा है इसको इसी तरह करने दो और इस पर इसके लिए दुआ करो। 1.5 साल पहले आपने डिस्कशन करी है जानबूझ के, इसमें शरारत का पहलू है, उसमें यह है साइकोलॉजिकली कि कोई कहेगा मिलनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं मिलनी चाहिए। आप अभी से उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, एक कंट्रोवर्शियल, ये वो चीजें हैं जिनसे हमें नजर अपनी खुली रखनी चाहिए। और उसमें यही चीज है कि कल को हमने जिस तरफ जाना है, हमारा बेहतर इस वक्त बना हुआ है चेहरा मूव का। बलूचिस्तान में लोग सरेंडर कर रहे हैं, जिन्होंने किया था, राह नाकाम होकर निकल रही है। फरारी जो है वो हथियार डाल रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से 14 अगस्त से मनाया गया है वो पूरे कौम को खुश होना चाहिए, कभी नहीं हुआ। मैं ये बता रहा हूं कि अमेरिका इसको रियलाइज कर रहा है, ठीक है, आपको उनके साथ भी ताल्लुक बेहतर होंगे, चाइना के बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छा सा फॉरेन मिनिस्टर रख लें, ये प्लीज थोड़ा सा किसी के लिए अगर कोई हो जाए तो बात है। सईद आसिफ साहब मुख्तसर सवाल के जवाब दीजिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर रख लेना चाहिए पाकिस्तान को, चाहे वो उनका अपना कोई रिलेटिव ही हो, कोई रिश्तेदारी हो, उसी को रख लेना चाहिए। इनकी दिलचस्पी का ये आलम है कि इन्हें जरूरत महसूस नहीं हुई कि बाकायदा जो मुश्किल है वो वजारत खारजा का कलमदान किसी के हवाले कर दें। ये खुद को शायद अकल कुल समझते हैं, इस वजह से सारी एक खन्नास जो होता है ना जेल में, हम तो वो एक जर्नैली आमरीत वाले खन्नास की बात करते हैं, लेकिन जो सिविल आमरीतें हैं वो भी एक खन्नास है। इस खन्नास की वजह से भी बड़ी खराबियां पैदा हुई। मेरा ख्याल है इस खन्नास से निकलना चाहिए। एक शख्स के पास वज़ारत दिफा भी आपके और उन्हीं को आपने वज़ीर पानी और बिजली भी बनाया, वो किस तरह से दोनों सही तरह से चला सकेंगे मामला, दिफा को किस तरह से देखेंगे, लोड शेडिंग पर तो काबू पा नहीं सके। आज भी लोग सारी रात जाकर गुजारते हैं। मुल्क की सालमियत को जो खतरात दरपेश है, जो खारजा अमूर पे हमें जिन हसीमतों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह तवज्जो इंडिया की तरफ जा रही है दुनिया की, इसके पेश नजर तो बहुत गहराई के साथ सोचने की जरूरत है। आप समझते हैं कि हुक्मरान जमात के लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि एक तरफ ऑपरेशन दरबेज़ जारी है, दूसरी तरफ आप फौज को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों अभी तक हमारे हुक्मरान जमात जो है वो नवाज शरीफ साहब ने और उनके लोगों ने माजी से सीखा नहीं है? यही बात है ना, माजी से सीखना तो सीखा ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि माजी से सीखने की जो रिवायत है ना वो तो पड़ी ही नहीं, यहाँ कायम ही नहीं हुई। ये जो सिविल आमरीत डिक्टेटरशिप वाली जो जहनीत है ना, जब तक ये रहेगी ये खराबियां कम होने की बजाय बढ़ेंगी। फौज की जहनीत तो ये नहीं है ना जनरल साहब, अभी फौज तो फोकस्ड है आपके ख्याल में कि दहशत गर्दों का खात्मा करना है, मुल्क के अंदरूनी हो या बैरूनी हो, या जो मुल्क को लूटने वाले हैं उनका सफाया करना है, पाकिस्तान को एक पुरअमन पाकिस्तान बनाना है। फौज तो अपने काम पे फोकस्ड। अब देखें, फौज को मिलिट्री अदालतें बनाने की इजाजत दी गई और सिर्फ हुक्मरान जमात ने नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलकर यह फैसला किया और यह अदालत में चला जाता है। और अदालत ये 2 साल के लिए था और अदालत 6 महीने लगा देती है इसका फैसला करने में। तो आप मुझे बताएं कैसे ठीक होंगे हालात? और फैसला भी स्प्लिट आता है, स्प्लिट आ जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा अक्सरियत उसके हक में आती है। ये तो एक सबूत है ना कि इसमें कोई प्रेशर का अमल दखल नहीं, स्प्लिट आ जाए। 11 और 6 बड़ा फर्क है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि क्यों हम काम नहीं करना चाहते। हम जिसको भी काम करने का फर्ज सौंपते हैं, दूसरे उसके काम में रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपनी अदलिया को, अपने अदारों को बनाना होगा। हमारी क्यों बनाई गई मिलिट्री अदालतें? ये बाइस शर्म है हम सब के लिए। ये तो अदलिया को काम करना चाहिए, लोअर अदलिया, हायर अदलिया दोनों को। अब चूंकि बन गई, अब आप समझते हैं कि जो दहशतगर्द हैं, चाहे जो भी है XYZ, और बिला तफरीक अब उनके मुकदमा जाने चाहिए और फेयर ट्रायल के बाद उनको फौरी तौर पर सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन अभी फिर वो अपीलों का बीच में आ जाएगा। आप देखेंगे, अभी आप देखें कि जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में था, उन्होंने ना सिर्फ अदालतों ने सजा दे दी है पेशावर वाले दहशतगर्दों को, उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तौसीक भी कर दी। तो देखें, और 14 अगस्त को अनाउंस कर दिया और लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई
कि ये उनको सजा मिल गई। उधर के जो लवाकीन थे उन बच्चों के, उन्होंने टीवी पे आके कहा कि जी हमें बड़ी तसल्ली हुई है। तो हमें इंसाफ जो है ना, इंसाफ का दामन। इसमें भी एक चीज का रखा गया जिसमें रोड़े अटकाने का काफी मवाद मौजूद है, और वो ये है कि जो हाई कोर्ट को रिवीजन का दे दिया गया आर्टिकल 245 के तहत, जब भी आर्मी जिस जगह एक्शन करती है उतनी देर उनके एक्शन पर हाई कोर्ट जो होती है उसका पावर सस्पेंडेड होती है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक। लेकिन अब क्या हुआ, ये रिवीजन देने का मतलब ये हुआ कि 3 स्टेप पर पहले रेट में बंदा चला जाएगा कि जी ये मेरे खिलाफ गलत हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है, फिर ट्रायल के दौरान भी वो कर सकता है, फिर फैसले के बाद भी कर सकता है। इसमें इतने रोड़े अटकाने का मवाद रखा गया है कि आर्मी सईद आसिफ साहब से मुख्तसर जवाब लेना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि ये रोड़े नहीं अटकाने चाहिए, इस तरह से जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी है, वो मुतासिर हो सकती है? देखिए, मेरी तो इसमें बहुत क्लियर राय है कि अगर आप कॉन्फिडेंस जो है वो शो करें अपने अदालती निज़ाम पे, जो सिविल अदालती निज़ाम है, तो मेरे ख्याल आपको कभी जरूरत ही महसूस ना हो फौजी अदालतें लाने की। आप उसको ठीक कर लें। जो लेकिन आप उन्हें काम तो करने दें ना, फौजी अदालतें बन चुकी है, अब उन्हें ठीक तरह से काम करने दें। 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको इजाजत दे दी। ये तो नज़रिया जरूरत वाली बात यहाँ हुई, तो वो नज़रिया जरूरत के तहत फौजी अदालत एक्सेप्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर दिया, तो ठीक है ना। अब आगे चल के अब किसने इस नजरिया जरूरत को चैलेंज करना है, ये बात की बात। राइट, बहुत शुक्रिया आपका सईद आसिफ साहब, कर्नल रिटायर्ड फारूक साहब और जनरल जाहिद मुबशिर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। और नाज़रीन, गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि आज पाकिस्तान की चाहे सियासी क़यादत हो या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान का अमन रास नहीं आ रहा, और वो मुख्तलिफ साजिशों के तहत मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वारदातों के जरिए से हमारी फौजी क़यादत को एक बार फिर मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए साजिशें शुरू कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सियासी क़यादत की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौजी क़यादत के शाना बशाना मिलकर ये अज़्म करे कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म को कामयाबी से आगे लेकर चलेंगे। कराची को उनका गहवारा बनाना है और पूरे मुल्क से बिला तफरीक दहशत गर्दों का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। एहतशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।